दोस्तों ये जो वक्त होता है ना, इसके भी खेल बड़े निराले होते हैं। ये भाई कब किस वक्त किसके जिंदगी में 360 डिग्री रोटेट कर जाए, इसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। इसलिए जो भी मुझे देख रहा है, सभी से अपील करते हैं कि भाई आपके सामने कोई निर्बल, कमजोर, दुर्बल हो, गरीब हो, उसको कभी भी बेइज्जत मत करना, उसको जलील मत करना। क्योंकि कब पता उसके ही पैरों में तुमको पड़ना पड़ जाए, झुकना पड़ जाए। लोग कहते हैं कि अरे भाई हम ऐसा क्या कर लेंगे जिसकी वजह से इस गरीब के पैरों में हम झुकेंगे। वो तो वक्त ही जानता है कि तुमको कैसे झुकाना है। दोस्तों आज जो हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं वो आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर करेगी। बस थोड़ा सा समय निकाल के इस पूरी कहानी को सुनना। दोस्तों एक बेटी जिसकी उम्र सिर्फ 16 साल होती है, उसके पिताजी की तबीयत खराब होती है। यहाँ तक कि उसके पिताजी के पेट में कुछ ट्यूमर जैसा होता है, जिसकी वजह से उसके पिताजी का ऑपरेशन होने को था और डॉक्टर ने डेट दे रखी थी कि भाई इस डेट तक इनका अगर ऑपरेशन हो गया तो सही है, अगर इस डेट तक ऑपरेशन नहीं हो पाया तो फिर हम इनको बचा नहीं पाएंगे, कुछ भी हो सकता है। जिसकी वजह से काफी पैसों का अरेंज करना था। अब वो बेटी अपनी माँ के साथ में परेशान होती है कि आखिर में अब इतना पैसा कहाँ से लाएंगे जो हम पिताजी का ऑपरेशन कराएं। अगर ऑपरेशन नहीं कराया तो फिर पिताजी को कैसे बचाएंगे। दोस्तों ये सबसे हेल्प मांगती हैं, कोशिश करती हैं मांगने की, लेकिन कोई हेल्प नहीं करता है। सभी लोग मना कर देते हैं। क्या होता है कि इनके पास थोड़ी सी जमीन होती है, उस जमीन को ये माँ बेटी बेच देती हैं, जिससे पैसे को इकट्ठा करती हैं। लेकिन फिर भी एक समस्या खड़ी रह जाती है कि कुछ पैसे फिर भी कम पड़ जाते हैं। अब जब तक वो पूरे पैसे नहीं होंगे तो ऑपरेशन कैसे होगा। इसलिए वो बेटी गांव के एक जमींदार के पास में जाती है जो पैसे वाला था, और उससे पैसे मांगती है। उसके पैरों में पड़ती, हाथ जोड़ती है, भीख की तरह मांगती है कि आप मुझे पैसा दे दो, मेरे पिताजी की जान बच जाए। इसके बाद में हम आपका पैसा चुका देंगे, चाहे हम मेहनत मजदूरी कुछ भी करें, लेकिन हम आपका पैसा चुका देंगे। लेकिन भाई मेरे उस जमींदार ने पैसा नहीं दिया उस लड़की को, उस बेटी को, बल्कि उसको जलील किया कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दरवाजे पे आने की, तो यहां से चली जा। वो बेटी बहुत गिड़गिड़ाती, बहुत रोती है, लेकिन वो जमींदार नहीं मानता है। जब वो बेटी बहुत देर गिड़गिड़ाती रही, रोती रही, तो जमींदार पता है क्या कहता है कि हम एक ही शर्त पे पैसा दे सकते हैं कि तू मेरे साथ में एक रात बिता, इसके बाद में हम पैसा देंगे। वो बेटी जब इतनी बात सुनती है तो सन्न रह जाती है और कहती कि आपने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी। जब वो बेटी विरोध करती है उस जमींदार का कि आप ऐसे कैसे बोलने लगे, तो वो जमींदार खींच के थप्पड़ मारता है उस बेटी को, उस मजबूर बेटी को, जिससे वो रोती हुई अपने घर पे चली आती है और अपनी माँ को बताती है। माँ जब इस बात को सुनती है तो बहुत ज्यादा हैरान होती है। अब दोस्तों आप अंदाज लगा सकते हैं कि एक इंसान जो परेशानी में हो उसको कोई ऐसे बेइज्जत करे, ऐसे जलील करे, तो भला उसके दिल में कितनी नफरत होगी, कितनी आग लगी होगी। लेकिन भाई मेरे क्या होता है कि पैसा इकट्ठा नहीं हो पाया, उसके पिताजी की जान चली गई क्योंकि ऑपरेशन टाइम से नहीं हो पाया था। जमीन भी चली गई, जमीन भी बेच दी, पिताजी भी चले गए। अब उस लड़की ने कैसे अपना इंतकाम पूरा किया, कैसे उस जमींदार को अपने पैरों पे झुकाया। तो आइए दोस्तों इस पूरी कहानी को, इस पूरी घटना को विस्तार से हम बताते हैं। तो आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और सच्ची घटना में। दोस्तों ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिला की। कन्नौज जिला के पास में एक छोटा सा गांव होता है, जिस गांव में एक ऐसे व्यक्ति रहते हैं जो बेहद ही ज्यादा सरल स्वभाव के थे, किसान थे। उनके कोई बेटा नहीं था। काफी दिनों के बाद में एक बेटी पैदा हुई थी जिसको बड़े लाड़ प्यार के साथ में पाला। इसके बाद में जो भी उनके पास जमीन थी उससे अपना गुजारा करते थे। घर में बेटी थी, वो खुद थे, उनका नाम भानु प्रताप था। बीवी थी घर में और जो भाई वगैरह थे वो सब अलग रहने लगे थे। बड़े अच्छे से इनकी जिंदगी कट रही थी। लेकिन भाई मेरे समय को कुछ और ही मंजूर था। ये जो भानु प्रताप थे ये बीमार रहने लगते हैं। 1 साल तक इनका इलाज चलता है। इनके पास में जो भी जमा पूंजी थी वो सारी खत्म हो जाती है। इनके पास में पैसा नहीं रहता है, लेकिन इनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। यहाँ तक कि एक दिन इनके पेट में बहुत भयंकर दर्द होने लगा और जब इसका चेकअप कराया गया तो पता चला इनके पेट में एक बहुत बड़ा ट्यूमर है, जिसके लिए डॉक्टर ने कहा कि इनका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा और इस डेट पे डेट दे रखी कि इस डेट तक इनका ऑपरेशन करवा दो। अगर इस डेट तक इनका ऑपरेशन नहीं हुआ
तो फिर कुछ भी हो सकता है, इनको हम बचा नहीं सकते, इसका जहर फैल जाएगा। अब घर में कोई दूसरा नहीं, अब जो घर का मुखिया था वो बीमार, अब घर में माँ और बेटी। बेटी की उम्र 16 साल थी, उसका नाम कंचन था। अब बेचारी समझने तो हर चीज समझने लगी थी, ऐसा नहीं कि समझती नहीं, रोती परेशान होती कि अब क्या करें। अब जो उनके सगे संबंधी थे, रिश्तेदार थे, सबसे पैसे मांगे कि पैसे दे दो, ऑपरेशन हो जाए, इसके बाद में हम आप सभी का पैसा चुका देंगे। आप सभी लोग जानते होंगे कि जो सबसे बढ़िया रिश्तेदार हो, अपने खास हो, वो सबसे पहले मुकर जाते हैं, सबसे पहले फोन उठाना बंद कर देते हैं कि कहीं हमसे हेल्प ना मांगने लगे। किसी ने भाई मेरे पैसे नहीं दिए, मजबूर हो गई जब वो माँ वो बेटी, तो उनके पास जो जमीन थी जिससे अपना घर बार चलाते थे, जिस जमीन से उनका गुजारा होता था, उस जमीन को बेच दिया कि कम से कम इनकी जान तो बचाएं। लेकिन सिर्फ 10,000 रुपए और कम पड़ रहे थे। एक गरीब के लिए भाई मेरे 10,000 रुपए बहुत होते हैं, सिर्फ 10,000 रुपए कम पड़ रहे थे। तो अब इनके सामने फिर से वही मजबूरी कि अब क्या करें, अब कहाँ जाएं। तो फिर वो बेटी कहती कि माँ तुम परेशान ना हो, जो ताऊ जी हैं गांव के, श्याम बाबू जिनका नाम है, उनके पास बहुत पैसा है, हम उनसे मांगने जाएंगे, हम हाथ जोड़ के उनसे कहेंगे तो मेरी बात मान लेंगे। माँ कहती बेटी वो पैसा नहीं देंगे, कोई नहीं देता है, चलो हम लोग भीख मांग के इकट्ठा करते हैं। लेकिन वो बेटी कहती नहीं वो दे देंगे। बेटी जाती है, कंचन जाती है उस जमींदार के पास में और कहती है कि ताऊ जी पिताजी का ऑपरेशन होने को है, अगर उनका टाइम पे मैंने ऑपरेशन नहीं कराया तो फिर दिक्कत हो सकती है, उसका जहर फैल जाएगा, तो मुझे पैसे दे दो 10,000 रुपए। लेकिन वो जो गांव का जमींदार था वो बड़ा बदतमीजी से पेश आया उस मजबूर बेटी के साथ में, कहने लगा कि तुम्हें किसने बताया कि तुम वहां पे जाओ। वो कहती मुझे किसी ने नहीं बताया, हम अपने मन से आए हैं। कहता है कि यहाँ पैसा कि तुम्हारा बाप कमा के रख गया, क्यों यहाँ चली आई, तुम्हें दूसरा कोई नहीं मिला। वो बेटी गिड़गिड़ाती रही कि किसी ने नहीं दिए हैं। तो वो कहता कि मेरे पास नहीं रखे, चली जाओ यहाँ से। लेकिन वो बेटी हटती नहीं, पैर पकड़े, क्योंकि उसकी मजबूरी थी कि अगर पैसा ना मिल पाया तो फिर हम कैसे कहां से लाएंगे। जब वो बेटी पैर नहीं छोड़ती है तो श्याम बाबू पता क्या कहता है कि ठीक है हम एक ही शर्त पे देंगे, एक रात तो मेरे साथ में बिताओ। दोस्तों गांव की बेटी अपनी बेटी समान, उससे एक आदमी ऐसे बदतमीजी से बात करता है, वो बेटी डर जाती है, सहम जाती और कहती है कि आपने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी। और वो इसका जब विरोध करती है, दूसरे लोगों को बताने लगती कि देखो ऐसे कह रहे हैं, ऐसे ऐसे कहने लगे। तो वो जमींदार आओ देखता ना था और उस बेटी को, उस कंचर को इतना तेज खींच के तमाचा मार देता है, थप्पड़ मार देता है कि वहीं पे वो लड़खड़ाती हुई गिर जाती है और उठ के चल देती है रोती हुई, गाल में हाथ लगाए हुए। दोस्तों ऐसा वक्त जब किसी के सामने होता है तो दिल बहुत रोता है कि काश भगवान किसी को गरीबी ना दे। वो बेटी रोते हुए अपने घर पे जाती, अपनी माँ को सारा हाल बताती है। पिताजी जब जानते हैं तो वो परेशान होने लगते हैं, तड़फने लगते हैं कि बताओ उसने आज मेरी बेटी को इतना बेइज्जत किया, भगवान ने मुझे इतना मजबूर कर दिया। अगर ये ऐसा समय ना आता तो कभी भी मेरी बेटी वहां पे नहीं जाती, हम जाने नहीं देते। अब दोस्तों वो डेट नजदीक आती जा रही जिस डेट को ऑपरेशन होने था, लेकिन पैसा उनके पास में नहीं था। अब क्या करें, अब 1-2 दिन में काम करके कहीं से 10,000 रुपए भी इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। तो क्या करते हैं कि माँ बेटी दोनों विचार बनाती हैं कि माँ ऐसा करते हैं कि भीख मांगे, चल के भीख मांग के हम लोग इकट्ठा करेंगे। इनके पास कोई रास्ता तो था नहीं। दोस्तों माँ और बेटी दोनों भीख मांगने लगती हैं, भीख मांग के पैसा इकट्ठा करने लगती हैं। लेकिन भाई मेरे जब तक वो पैसा इकट्ठा करते हैं तब तक वो जो डेट दे रखी थी उसका समय निकल जाता है। और जब उनको हॉस्पिटल में ले भी जाते हैं पैसा इकट्ठा करने के बाद में, तो क्या होता है कि उनके पिताजी के ऑपरेशन के लिए देर हो गई थी, इसलिए डॉक्टर ने मना कर दिया कि नहीं अब इनका ऑपरेशन नहीं हो सकता है। दोस्तों जब डॉक्टर ने मना कर दिया, अब ये माँ बेटी तड़फ रही, परेशान। क्या होता है कि एक दिन के बाद उनके पिताजी की मौत हो गई। भाई मेरे पैसा टाइम पे नहीं मिल पाया, इस वजह से ऑपरेशन नहीं हो पाया, इस वजह से एक बाप का साया उठ गया बेटी के सर से। बेटी तड़फ रही, रो रही कि काश अगर उसने पैसे दे दिए होते जिससे हम भीख मांगने के लिए गए थे तो मेरे पिताजी बच जाते। बहुत रोती हैं, चिल्लाती हैं, लेकिन दोस्तों समय है, समय तो अपना कटता ही है, एक जैसा तो रहता नहीं है। पिताजी का अंतिम संस्कार होता है, फिर वही क्रियाकलाप अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि अब जमीन भी इनके पास में नहीं रही है तो फिर कैसे ये अपना गुजारा करें। तो माँ सोचती है
कि अब हम कैसे अपनी बेटी का पालन पोषण करें, पढ़ाई लिखाएं क्या करें, कैसे इसका शादी विवाह करेंगे। तो कोई उनको परामर्श ये देता है कि तुम अब यहाँ दो देहात में हो, यहाँ पे क्या काम करोगी, ऐसा करो कि तुम कहीं शहर में निकल जाओ और वहां पे तुम्हें काफी सारा काम मिल जाएगा, फैक्ट्री वगैरह में या बहुत सारे काम होते हैं वहां पे मिल जाएंगे। गांव में तुम क्या मजदूरी करोगी 2-2.5 रुपए में, इससे क्या होगा। कम से कम 8-10 हजार 20 हजार रुपए कहीं तुम्हें मिलने लगेंगे, जिससे तुम अच्छे से अपनी बेटी का जो भी काम है, पढ़ाने का, लिखाने का, शादी विवाह का, कुछ भी कर सकती हो। ये एडवाइस वो मान लेती है माँ, और अपनी बेटी को अपने साथ लेके जो घर था उसका, वो घर भी बेच लेती है। अब खेती बची नहीं, घर ये है, इसका क्या करें, उसको भी बेच लेती है। इसके बाद में कुछ पैसा हाथ में हो जाता है और वो माँ कानपुर निकल जाती है अपनी बेटी को साथ में लेके। वहीं पे एक लोगों की मदद से, गांव के लोग थे, उनकी मदद से वो एक रूम लेती थी, उसी में अपनी बेटी के साथ में रहने लगती है और काम की तलाश कर लेती है। तो 15,000 की नौकरी उस माँ को मिल जाती है। वो माँ 15,000 की नौकरी भाई मेरे करने लगती है, और वो बेटी भी समझदार थी, समझती थी हर चीज को, वो भी काम ढूंढती है। माँ रोकती है कि नहीं बेटी ऐसा करो कि अब तो कोई सहारा नहीं, तुम ही हो, तुम अब पढ़ाई करो, हम कमाएंगे और तुम्हें पढ़ाएंगे। लेकिन वो बेटी कहती कि माँ हम भी काम कहीं करेंगे। तो वो भी काम ढूंढ लेती, एक घर में बर्तन धोने का काम, जिसमें उसको भी महीने के 2-4 हजार रुपए मिल जाते हैं। वो बेटी अपने स्कूल के टाइम स्कूल करती, रात भर पढ़ाई करती है, रात में 3-3 घंटे 4-4 घंटे जाग के पढ़ाई करती है और काम भी करती जाती। दोस्तों, इस माँ बेटी का ऐसे ही समय गुजर रहा है। माँ भी कमाती, बेटी उससे अपना पढ़ाई लिखाई का गुजारा करती। वो बेटी पढ़ने लिखने में बहुत तेज थी। उस बेटी का एक डॉक्टर के पद पे सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि जो भी डॉक्टर की पढ़ाई थी वो सारी उस बेटी ने की, उस माँ ने करवाई, मेहनत मजदूरी करके, डबल ड्यूटी करके, और एक बड़े हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। क्या होता है कि अब तो इनकी जिंदगी में 4 चांद लग गए। बेटी डॉक्टर बन गई, वही बेटी जो भीख मांग रही थी मेरे भाई, डॉक्टर बन गई। अब तो माँ की जिंदगी ऐस में कट रही है। बेटी ने अपनी माँ का भी काम बंद करवा दिया, जो फैक्ट्री में नौकरी करने की जाती थी, 15,000 की नौकरी। मकान ले लिया, फ्लैट ले लिए, अच्छे से जिंदगी, बढ़िया एसी रूम। लेकिन दोस्तों, समय पलट गया। समय कैसे पलटा कि जो लड़की थी इसका तो समय पलट ही गया, गरीबी रेखा से निकल के गई, वो डॉक्टर बन गई। लेकिन भाई समय इधर पलट गया। जो वो श्याम बाबू था, गांव का जमींदार था, उसका भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है, जिस एक्सीडेंट में उसका बहुत सारा खून बह जाता है। घर वाले परेशान होते हैं। उस जो जमींदार था श्याम बाबू, उसको आनन फानन में हॉस्पिटल में ले जाते हैं। कन्नौज में पहुंचते हैं, कन्नौज में मना कर देते हैं डॉक्टर, कहते हैं कि इनको ब्लड की जरूरत है और ब्लड यहाँ पे है नहीं। अगर इनको ब्लड टाइम पे नहीं मिल पाया तो इनकी मौत हो सकती है। दोस्तों, परिवार वाले आनन फानन में वो कानपुर जाते हैं, जहाँ के लिए ट्रांसफर करते हैं कन्नौज वाले हॉस्पिटल से। दोस्तों, जिस हॉस्पिटल के लिए ट्रांसफर किया गया था, उसी हॉस्पिटल में वो कंचन, वो लड़की डॉक्टर थी। उसी हॉस्पिटल में जब ये मरीज पहुंचता है, भाई मेरे एक्सीडेंट वाला, इसको ब्लड की जरूरत थी, ब्लड कन्नौज में नहीं मिला, लगातार बह रहा है, बचने की कगार से निकल रहे बाहर कि भाई अगर ब्लड टाइम से नहीं मिल पाया तो फिर ये मर जाएंगे, अभी नहीं बचेंगे। परिवार वाले आनन फानन में कानपुर पहुंचाते हैं। लेकिन जैसे कानपुर में पहुंचे, उनको भर्ती किया गया, और जब वो डॉक्टर वही लड़की देखने के लिए पहुंची कि कौन मरीज है, कौन इतना सीरियस है, हाथ पैर इनके सब टूट चुके थे, ब्लड बह चुका था, होश था, लेकिन होश था। जब वो लड़की पहुंची, उसको नहीं मालूम था कि कौन आया है मरीज। लेकिन जब वो पहुंची सामने, तो पहले तो घर वाले देख के सन्न रह गए, पहचान गए, दुविधा में थे कि कौन। इधर उधर डॉक्टरों से पूछा तो पता चला कि ये वही कंचन लड़की है। कहते हैं ये कंचन मैम है। पहचान गए घर वाले, क्योंकि उस समय तमाशा तो घर वाले भी देख रहे थे जब वो जलील कर रहा था। किसी ने भी रोकने की कोशिश नहीं की थी। आज सब मुंह बनाए खड़े हैं, मुंह लटकाए खड़े हैं कि तो यहाँ पे भर्ती कर दिया आके, और ये वही लड़की जिसको मारा था थप्पड़, जिसकी वजह से इसका गांव घर सब छूट गया। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये पढ़ाई कर रही, उनको लगता था कि भीख मांग रहे होंगे कहीं। क्या होता है, वो कंचन पहचान जाती है, लेकिन वो कुछ किसी से नहीं बोलती है,
सिर्फ मरीज को देखती है एक डॉक्टर के तौर पे, क्योंकि उसके दिल में ये था, पहचान तो गई थी, ऐसा थोड़ी कि पहचान नहीं, गांव की बात है पहचान गई, लेकिन वो ये सोच रही थी कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, हम सिर्फ डॉक्टर हैं, डॉक्टर का जो फर्ज होता है वही हम करेंगे। लेकिन जब वो कंचन ये देखती है कि ब्लड की कमी है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये हो गई कि जिस ब्लड ग्रुप की जरूरत थी वो ब्लड उस हॉस्पिटल में भी अवेलेबल नहीं था। अब ये था कि अगर 15 मिनट के भीतर ब्लड नहीं मिला तो फिर इनकी भी जान चली जाएगी, इनकी मौत हो जाएगी, ये बचेंगे नहीं। अब घर वाले परेशान, एक तो कंचन को देख के परेशान थे, अब इसलिए परेशान कि अब ब्लड कहां से लाएं 15 मिनट में। 15 मिनट में तो अगर कहीं से हम लेने जाएंगे तो लेके ही आ पाएंगे। अब जो परिवार वाले थे बारी बारी से सबका ब्लड चेक किया जाता है। कंचन को कोई मतलब नहीं, वो एक मरीज की तरह देख रही थी, उसने किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन किसी का वो ग्रुप नहीं निकला जो ग्रुप उस श्याम बाबू को लगना था, जिस ग्रुप का श्याम बाबू का ब्लड था। अब इनकी जान जाने वाली थी, लेकिन संयोग बस जो वो कंचन थी उसका वही ब्लड ग्रुप था जो श्याम बाबू का था। कंचन सोचती है कि अब इसकी जान चली जाएगी। कंचन कहती वहां के कंपाउंडर से, उनके घर वालों के सामने से, कि तुम चिंता मत करो, मेरा ब्लड ग्रुप यही है, हम अपना ब्लड दे रहे हैं। दोस्तों, कंचन ने अपना खून निकलवाया। इसके बाद में वही ब्लड उसके चढ़ाया गया, वही खून उसके चढ़ाया गया, जिसकी वजह से उस श्याम बाबू की जान बच गई। जब दोस्तों श्याम बाबू की जान बच गई, अब आप ये सोचिए कि वहां का नजारा कैसा होगा। घर वाले सर झुका के खड़े हैं। जो वो श्याम बाबू था वो उठता है और कंचन को अपने पास में बुलाता है और अपना सर उसके पैरों में रखने की कोशिश करता है। वैसे कंचन पीछे हट जाती है, कहती कि नहीं, हम एक डॉक्टर थे, मैंने अपना डॉक्टर वाला फर्ज निभाया, तुम्हारी जान जा रही थी, मैंने तुम्हारी जान बचाई, इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि मजबूरी में जब किसी की जान जाती है तो कैसा लगता है। मेरे पिताजी की ऐसी नॉर्मली मौत हो जाती तो मुझे दुख नहीं होता, मजबूरी में मेरे पिताजी की जान चली गई, उसका दुख मुझे पूरी जिंदगी रहेगा। वो श्याम बाबू बहुत जलील होते, हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं कि मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे अपने पैरों पे एक बार पड़ जाने दो, मैंने बहुत बड़ी भूल की है, शायद उसी की मुझे सजा मिल रही है। तो वो कंचन पता है क्या कहती है कि आप मेरे पैरों पे मत पड़िए, अगर आप मुझे इस एहसान के बदले में कुछ देना चाहते, कुछ मेरे लिए करना चाहते हैं, तो सिर्फ इतना करना कि कभी किसी गरीब को जलील मत करना। तुम उस वक्त जलील कर रहे होते हो, लेकिन उसके दिल में क्या गुजर रही होती है, वो कैसे हालात से गुजर रहा है, इसके बारे में कोई अंदाज भी नहीं लगा सकता है। फिर कभी किसी गरीब को उल्टा सीधा मत बोलना, फिर किसी की कमजोरी का, लाचारी का, बेबसी का मजाक मत उड़ाना, फायदा मत उठाना। दोस्तों, सभी शर्मिंदा हो जाते हैं, सारे घर वाले पैरों पे पड़ जाते हैं, लेकिन कंचन किसी को अपने पैर तक छूने नहीं देती है। दोस्तों, इस घटना से, ये सच्ची घटना है, मैंने गांव का नाम इसलिए नहीं बताया कि किसी को पर्सनली ठेस ना पहुंचे, ये सच्ची घटना है और ऐसा ही होता है। इसलिए कभी किसी के साथ में ऐसा मत, देखो किसी की हेल्प नहीं कर सकते हो तो कई तरीके होते हैं बहाना बनाने के, कि हमारे पास ये समस्या हो गई, वो हो गई, दुनिया भर की बातें हो सकती है, लेकिन सीधे सीधे अगर किसी पर तलवार चला दो तो अच्छा थोड़ी लगता है। तो वो बेटी जो उसके पैरों में पड़ी थी, आज वो इनके पैरों में पड़ा है। ऐसा समय होता है, ऐसा वक्त होता है, वक्त सबका बदलता है। तो भाई, जो भी मुझे देख रहा है, मुझे कमेंट्स जरूर करना, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो, पहली बार मुझे देख रहे हो, तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे ऐसी किसी सच्ची घटना के साथ में। तब तक के लिए बाय दोस्तों।